Hello students of class 11th. Today we will start our first chapter of our syllabus, that is units and measurement. तो जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मतलब अभी तक वो हमारा एक इंट्रो पार्ट था। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो सबसे पहली चीज हमारी मेजरमेंट आती है। फिजिक्स के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो हमारी मेजरमेंट आती है। तो लॉर्ड कैल्विन ने भी कहा था, कैल्विन जिनके नाम पर यूनिट पड़ी है टेम्परेचर की, ठीक है, तो केल्विन ने भी बोला था कि अगर आप जो बोल रहे हो, जो एक्सप्रेस कर रहे हो, इफ यू कैन कन्वर्ट इट और इफ यू कैन राइट इट इन द नंबर, देन you have some knowledge. But if you can't convert your expressions, your feelings into numbers, then you don't have the knowledge. ठीक है, तो ये चीज उन्होंने फिजिक्स के लिए कहा था। ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर कोई उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके पास नॉलेज नहीं होगी। हिस्ट्री ऐसे ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम केवल लिख करके ही समझ सकते हैं, उसमें नंबर का कोई काम नहीं है। तो उन्होंने केवल फिजिक्स के लिए कहा था कि अगर तुम कोई भी चीज जो सोच रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसको अगर हमने नंबर्स में नोटेट नहीं किया है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया। ठीक, तो इसके लिए हम क्या होगा, मेजरमेंट। मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? अब एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूं, केवल ये एक स्टोरी है, ठीक है, रिलेशन कहीं से कहीं तक नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग किया जाता है, वही है। तो एक बार एक क्लास में दो बच्चे होते थे, ठीक है, दोनों एक बेंच पर बैठते थे, दोनों की चेयर्स अलग अलग थी, ठीक है, दोनों में लड़ाई होती थी कि यहां तक का ये वाला जो बच्चा था ये बोलता था कि मेरा शेयर यहां तक, ये वाला बच्चा बोलता था कि मेरा शेयर यहां तक है। तो इसी चीज को लेकर के इसमें लड़ाई होती रहती थी। अक्सर हमने देखा भी होगा कि अगर किसी फील्ड की या किसी प्लॉट की बाउंड्री नहीं होती है तो उसमें भी आपस के लोगों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यहां तक का शेयर मेरा है, यहां तक का शेयर मेरा है। तो फिर क्या किया, क्लास का जो मॉनिटर था, ठीक है, उस मॉनिटर ने क्या किया कि उसके पास गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा वेल नोन एक गेम है, विलेज एरियाज में तो सभी जानते होंगे कि गिल्ली डंडा क्या होता है। तो एक गिल्ली और एक उसके पास मतलब गिल्ली डंडा था, कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने जो जब टेबल को मेजर किया तो उसमें दो डंडे आए और दो गिल्लियां मेजरमेंट में आए, ठीक है। तब उसने क्या किया कि एक गिल्ली एक डंडे का शेयर एक बच्चे को दे दिया, एक गिल्ली एक डंडे का शेयर दूसरे बच्चे को दे दिया, ठीक है। तो उसने बीच में क्या किया, लाइन खींच दी। उसने कहा कि हाँ अब जब तक ये लाइन तुम्हारे पास है तब तक कोई लड़ेगा नहीं, क्योंकि मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है कि क्लास का डिसिप्लिन कैसे रखा जाए, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वो लाइन फेड अप हो गई, फिर से वही प्रॉब्लम। तो इस बार क्या था, जो क्लास का मॉनिटर था उसके पास जो गिल्ली डंडे का सेट था वो डिफरेंट था। तो अब उसकी प्रॉब्लम आ गई कि कैसे वो इसको डिवाइड करे। फिर उसने क्या किया, हैंड स्पॉन से मेजर कर लिया। जो हम इस तरह से मेजर करते हैं ये क्या होता है, ये वन हैंड स्पॉन हो जाता है, ठीक है। तो उसने हैंड स्पॉन से मेजर करके कर दिया। फिर वही प्रॉब्लम आई, उसने फिर उसको किससे मेजर करके कर दिया, थ्रेड से मेजर करके कर दिया। लेकिन यही जो प्रॉब्लम है जो उस क्लास मॉनिटर ने फेस की, सेम प्रॉब्लम साइंटिस्ट के साथ आई कि चीजों को हमने कैलकुलेट तो कर लिया है लेकिन उसको कैसे हम मेजरमेंट करें या किस यूनिट में मेजरमेंट करें, ठीक है। तो मेजरमेंट की प्रॉब्लम सबके सामने आई, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग मतलब ब्रांच बना दी जिसमें केवल और केवल हम यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट का मतलब है कि किसी भी चीज को अगर हम सोच करके उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज और क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। तो बात करते हैं मेजरमेंट की। किसी भी चीज की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इट विल हैव, ठीक है, मेजरमेंट किसका करेंगे, क्वांटिटी का, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो यहाँ मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास है क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या, जैसे कि मैंने एक बार डिस्कस भी किया है शायद 9th क्लास के लेक्चर में, 10th के में भी है एक में, थोड़ा सा डिस्कशन है। तो जैसे कि लाइट है, लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मेजरमेंट क्या क्या कर सकते हैं इसमें, हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्पीड
ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं। हाँ, लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, इंटेंसिटी हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो ये सब क्या हो जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। तो समझ में आ गया होगा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी किया जाएगा। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी व्हेन इट विल मेजर्ड, when it will be measured, then it will have two parts. If you will measure a quantity, then it will certainly have two parts. One is numerical value and second one unit part. One is numerical value and second one is unit part. मान लिया तुमने किसी चीज की लेंथ मेजर की और उसको केवल 5 लिख दिया, तो क्या है? 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, तो क्या है? तो लेंथ मेजर करने के बाद हमने अगर 5 मीटर लगाया है तो 5 मीटर में हो जाएगी। मतलब यूनिट क्या है? मीटर है। तो ये जो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है? These all are the units of physical quantity length. लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है ना, मेजर कर सकते हैं। तो वही क्या, लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या हो जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चीजें यूज कर सकते हैं। मान लिया दो टाउन के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, तो हम किसमें बताएंगे? किलोमीटर में बताएंगे। रूम की डायमेंशन है उसको मीटर में बता देंगे। ठीक है, हमारे पास कोई पेन है या मार्कर है, इसकी डायमेंशन हम किसमें बताएंगे? इसकी सेंटीमीटर में बता देंगे। अगर हमारे पास कोई वायर है, वायर की थिकनेस हमें लेनी है, तो क्या उसका डायमीटर हम किसमें? मिलीमीटर में बता देंगे। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। वह फर्स्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट पार्ट विल कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड पार्ट विल कंटेन यूनिट, एंड यूनिट टेल्स अस हाउ मच बिगर द थिंग। देखो, सबके पास 5555 है, मैं सिर्फ यहां कंपेयर कर रहा हूं। 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि सबका मल्टीप्लायर सेम है, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली सब कोई बोलेगा कि 5 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट अमंग ऑल दीज यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है? यहाँ पर 5 किलो यानी कि किलोमीटर है। तो यूनिट से ही हमें पता चलता है कि कौन बड़ी चीज है और कौन छोटी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ था, सबसे छोटी कौन सी क्वांटिटी होगी? यहाँ मिलीमीटर होगी, यहाँ कौन होगा? सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी मीटर, मीटर से छोटी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर। तो इसी तरह से मेजरमेंट करना हम सीखेंगे अपने सेकेंड चैप्टर में, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा हमने पढ़ा मेजरमेंट है क्या, किस किस चीज से मिलकर के बनता है। ठीक है, जैसे कि मास की बात करें, मास का मतलब हो जाएगा द नंबर ऑफ मैटर पार्टिकल्स कंटेन्ड बाय द बॉडी। तो अगर किसी का मास 5 किलोग्राम है, 5 ग्राम है, 5 मिलीग्राम है, सेम है, मैंने मास मेजर किया, उसको लिख दिया। मास के लिए फिजिकल क्वांटिटी, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए यूनिट क्या डिसाइड की गई? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब मास के लिए डिसाइड किया गया। तो जब एक मेजर यूनिट्स एंड मेजरमेंट कमेटी सिचुएट की गई, तो उसने सबके लिए यूनिट्स डिसाइड कर दिया कि किस लेवल पर किसको किस क्वांटिटी में मेजर किया जाएगा। तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा अभी तक कि मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट में क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं। तो मेजरमेंट के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, इसीलिए मेजरमेंट को ये भी बोला जाता है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मींस अगर हमसे बोला जाए कि दिस मार्कर इज लॉन्गर देन दिस, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इस मार्कर की डायमेंशन लेंगे, फिर हम इस मार्कर की डायमेंशन लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में कंपैरिजन आ गया कि 5 सेंटीमीटर ये है और 7 सेंटीमीटर ये है। दोनों की अगर यूनिट सेम है तो हम बता सकते हैं कि जो 7 वाला मल्टीप्लायर है वो बड़ा होगा, जो 5 वाला मल्टीप्लायर है वो छोटा होगा।
जैसे कि मान लिया मैंने लिखा एक मार्कर की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और एक की 7 सेंटीमीटर है। तो अगर यूनिट सेम है तो हम इससे पता लगा लेंगे जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ग्रेटर द न्यूमेरिकल वैल्यू विल हैव ग्रेटर पार्ट एंड लेसर द न्यूमेरिकल वैल्यू विल हैव लेसर पार्ट। तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो मेनली जो यूनिट है दिस इज द कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मेजरमेंट ऑफ मास। हम लिख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, मास का बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी एक ही बात हमारे माइंड में आती है, द नंबर ऑफ मैटर पार्टिकल्स कंटेन्ड बाय द बॉडी इज नोन एज द मास। किस बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल हैं। मास की डेफिनेशन हमने चैप्टर 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ी थी केमिस्ट्री में, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। उससे पहले मैटर एक चैप्टर था उसमें भी हमने मास की डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट इज मास। The number of matter particles contained by the body is known as the mass। तो कितने पार्टिकल कौन बॉडी कंटेन कर रहा है। ठीक है, दो सेम टाइप की बॉडीज हैं, एक के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, एक के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। मान लिया आयरन की दो बोल्स हैं, ठीक है, एक के पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, एक के पास नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। तो जिसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा भारी हो जाएगा, और जिसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल कम है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मास मींस मास को हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं, क्विंटल्स में मेजर कर सकते हैं। क्विंटल्स का मतलब होता है 100 केजी। ठीक है, टन्स में मेजर कर सकते हैं, मीट्रिक टन्स में मेजर कर सकते हैं। टन्स और मीट्रिक टन वैसे एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इन सब चीजों में मास को कैलकुलेट करते हैं। कहां कौन सी यूनिट कैलकुलेट मतलब लिखनी है वो हमें पता चलेगा किस चीज के अकॉर्डिंग, जब हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज ले रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों को हमें मेजर करना है, बहुत बड़ी चीजों को मेजर करना है तो हम बड़ी यूनिट लेते हैं। जब हम छोटी चीजों को मेजर कर रहे होते हैं तब हम छोटी यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो मास का कॉन्सेप्ट हो गया, मास का मतलब हो गया मेजर, कॉन्सेप्ट ऑफ मास का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर पार्टिकल्स कंटेन्ड बाय द बॉडी। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लिया मैंने यहां से मैं स्कूल तक चल करके जाता हूं, यार अभी तो लॉकडाउन है नहीं जा सकते, तो मान लिया मैं रूम में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाता हूं, तो जितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की है इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ठीक है, उसको किसमें मेजर किया, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में या मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये सारी चीजों में मतलब हम इसको मेजर करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोल देंगे लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल इज नोन एज द डिस्टेंस। और भी बहुत सारे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेगी, तो जो सही लगे वो हम एक्वायर कर लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज द डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, मैं मास लेंथ और टाइम तीन चीजें ले रहा हूं क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। हमारी डेली लाइफ में हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो किस में आएगा, लेंथ में आएगा। जो हमारा वेट है या हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं वो किस में आएगा, मास में आ जाएगा। और किस पर हम डिपेंडेंट हैं, टाइम पर। तो ये जो थ्री यूनिट्स है ना, लेंथ मास और टाइम, ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक फंडामेंटल का मतलब हो जाएगा बाकी सारी चीजें टाइम, लेंथ और मास पर डिपेंड करती हैं। ये अभी तुम्हें देखने को मिल जाएगा आगे जब मैं चीजें जैसे जैसे कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम लोग 10th क्लास से अभी आए हो। 10th क्लास में इतना का सिलेबस होता है। अभी हमारे पास क्या, ये 11th की एनसीईआरटी केवल फर्स्ट पार्ट है, इसका भी एक पार्ट और है। जितना हमने वहां केवल फिजिक्स के ओनली 4-5 चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ 11th में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 15 है, जिसमें से अगर फर्स्ट चैप्टर को हम एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास कितने चैप्टर बचे, हमारे पास बचे 14 चैप्टर्स। 14 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। इज इट क्लियर?
तो उन 10 यूनिट्स का मार्क्स बाइफोकेशन जब जैसे जैसे सिलेबस चलता जाएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे कि कौन सा चैप्टर लगभग लगभग कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, हर चैप्टर में हमें डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, हर चैप्टर में हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी छोटी से छोटी चीजों को हमें समझना होगा। ठीक है, बात करते हैं टाइम की। टाइम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आइंस्टाइन सर से ज्यादा टाइम के बारे में कोई नहीं जानता है। जितना उन्होंने टाइम को लेकर के रिसर्च किया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, तो उतना टाइम के बारे में और कोई नहीं जानता है। टाइम के बारे में जो डेफिनेशन है स्टीफन हॉकिंस और आइंस्टाइन दो लोगों की जो थॉट्स है वो एक साथ मिलते हैं। टाइम इज दैट व्हाट इज मेजर्ड बाय द क्लॉक। टाइम इज दैट व्हाट इज मेजर्ड बाय द क्लॉक। जो क्लॉक मेजर कर रही है वही टाइम है। डिजिटल क्लॉक तो हमारे पास बहुत बाद में आई है, उससे पहले एनालॉग क्लॉक भी, उनसे भी बहुत टाइम पहले ग्रीक साइंटिस्ट ने वॉच बना ली थी। वो वॉच किस तरीके की थी तुमने देखा होगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट एक रखा होता है, दोनों तरफ से बंद होता है, इसमें इधर कुछ सैंड रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की वॉचेस बनाई जाती थी। फिक्स टाइम हुआ करता था कि ये जो सैंड है ये पर्टिकुलर रेट पर नीचे फॉल हो रहा है, तो हर एक टाइम के लिए जैसे कि वर्कर्स काम करते थे तो उनके लिए अलग टाइप की वॉच बनाई गई थी कि जब तक इसका सारा सैंड नीचे नहीं आ जाता तब तक तुम काम करते रहोगे। या जैसे फाइट होती थी तो फाइट के लिए टाइम क्लॉक छोटी बनाई, उसमें क्या जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक तुम्हारी फाइट खत्म नहीं होगी। ठीक है, स्टडी का टाइम या जो भी कुछ काम होता था वो ये सब अलग अलग टाइप की वॉचेस के अकॉर्डिंग करते थे। तो वॉच का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जब हमारा यूनिवर्स बना था, ठीक है, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था, टाइम तभी से स्टार्ट हो चुका है और टाइम कभी रुकने वाला नहीं है। टाइम कैन नेवर बी स्टॉप। ठीक है, तो हाँ, ब्लैक होल के बारे में अगर तुम देखो तो उसकी कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी टाइम मिलेगा तो ब्लैक होल और यूनिवर्स के बारे में हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में इसी का अलग से बनाऊंगा, तो इस पे मैं लेक्चर बना करके अपलोड कर दूंगा, तब हम देख लेंगे कि क्या होता है। टाइम, टाइम इज दैट व्हाट इज मेजर्ड बाय द क्लॉक। जो क्लॉक मेजर करती है वही तो टाइम है। जो क्लॉक मेजर करती है वही तो टाइम है। ठीक है, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड, मिनट एंड आर में। ठीक है, HOUR, जानते हो तुम लोग। ठीक है, सेकेंड, मिनट एंड आर, टाइम को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो टाइम का मतलब है कि कौन सा फिनोमेना कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है, कब तक हमने मोशन किया, कब से स्टार्ट किया, कब स्टॉप करेंगे, ये सारी चीजें टाइम से रिलेटेड होती हैं। कितना लेंथ हम चले, कितनी डिस्टेंस चले, ठीक है, क्या हमारी डायमीटर है, क्या अर्थ की डायमीटर है, क्या सन का डायमीटर है, सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से हमारा स्कूल कितना किलोमीटर है, वो सब किसमें आएगा, लेंथ में। मास में किस कौन कितना हैवी है, कौन कितना लाइटर है, कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, कितनी एनर्जी मतलब क्रिएट हुई कहीं से, कितना मास ब्रेक होने के बाद दो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, ये सारी चीजें मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, अब ये तो हमने बना दिया कि किस किस चीज में इनको मेजर करेंगे, तो अब साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको एक साथ कंक्लूड करने की भी जरूरत है कि कौन से एक सिस्टम में सारी यूनिट्स रखी जाए। जैसे कि मास के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब मास के लिए एक क्वांटिटी और होती है, मतलब एक यूनिट होती है पाउंड। तो इन सबको कैसे किस किस, जैसे कि अगर मान लिया हम मीटर के साथ किसका, ग्राम की अगर मतलब किसी भी क्वांटिटी में किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम अगर हम मीटर के साथ ग्राम को ऑपरेट करा रहे हैं तो क्या ये सही है, नहीं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कुछ सिस्टम इन्होंने बता दिए। पहला सिस्टम था MKS, दूसरा सिस्टम था CGS, तीसरा सिस्टम था FPS। ठीक है, देयर आर थ्री यूनिट्स, थ्री क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। तो अब अगर हम बात करते हैं
लेंथ, मास और टाइम की, क्योंकि तीन ही चीजों पर बाकी सारी चीजें बेस्ड हैं। अभी आगे और भी कुछ फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्या होती है वो मैं बताऊंगा आगे। तो लेंथ, वो सिस्टम जिसमें लेंथ मीटर में मेजर की जाएगी, मास किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, एंड टाइम सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा एमकेएस सिस्टम, जिसके अंदर लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी, मास ग्राम में मेजर किया जाएगा, टाइम सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एफपीएस, जिसमें लेंथ फुट में मेजर की जाएगी, टाइम मास पाउंड में मेजर किया जाएगा, टाइम सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक, तो अब इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल करते टाइम जो भी क्वांटिटीज हैं, ये शायद 10th में भी मैं बता चुका हूं, जो बच्चे लास्ट ईयर मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। फर्स्ट, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैप्टर यही होता है कि जब तक हम यूनिट्स के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो एमकेएस का मतलब है कि अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहा है और उसमें लेंथ हमें मीटर में दिया है और मास ग्राम में दिया है और टाइम मिनट में दिया है, सो वी हैव टू कन्वर्ट मास इनटू किलोग्राम एंड टाइम इनटू सेकंड्स, क्योंकि टाइम या तो सेकंड में यूज होगा या आर में यूज होगा। ठीक है, एमकेएस को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि ऐसा यूनिट बोल देते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम वो यूनिट्स सबसे पहले एक्वायर करेंगे जो ग्लोबली हमारी यूज हो रहे हैं। ग्लोबली का मतलब है जो हर जगह यूज हो रही है। ठीक है, तो जो यूनिट सब जगह यूज होने वाली है वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इंटरनेशनली यूज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एमकेएस सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम एमकेएस से छोटा होता है। ठीक है, मतलब ये स्मॉलर सिस्टम है। ठीक, तो जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। ठीक, फुट पाउंड सेकंड, जिसमें जो लेंथ है वो फुट में मेजर की जाएगी, जो मास है वो पाउंड में मेजर किया जाएगा, जो टाइम है वो सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है, अब फुट पाउंड सेकंड फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है। ठीक है, एक शायद वेल नोन सभी को पता होगा, टीवी सभी देखते हैं, WWE या WWF। ठीक है, तो इसमें जो रेसलर्स का नेम कॉल किया जाता है, उनका जो वेट किया जाता है, वेट जो बताया जाता है, जनरली तुमने सुना होगा कि वो पाउंड में बोला जाता है। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम इन द पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 450 ग्राम। घर जाकर के मम्मा से पूछना कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, वो भी बता देंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया में दो चीजें वेल नॉन बहुत ज्यादा जो पाउंड में ही मिलती है, वन बर्थडे केक एंड सेकंड वन वुलन। जब हम ऊन लेने जाते हैं स्वेटर बनाने के लिए तो वो भी हमें पाउंड में ही मिलता है। ठीक है, तो फुट में हमारे प्लॉट्स मेजर होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। जो प्लॉट जैसे हम लेने जाते हैं तो लिखा हुआ होता है ना 500 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर फुट, तो उसका मतलब होता है कि जो उसका 500 स्क्वायर फुट का मतलब होगा 20 फुट उसकी ब्रेथ हो गई और 25 फुट उसकी लेंथ हो गई। इसका मतलब क्या, जब इसका एरिया निकालेंगे तो जो हमें स्क्वायर एरिया मतलब जब भी हम प्लॉट लेने जाते हैं तो वो हमें उसका एरिया बताता है। क्लियर, शायद समझ में आ गया होगा इतना, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब आगे आता है कि कौन से दो सिस्टम ऐसे हैं जिनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। एमकेएस और सीजीएस, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज एमकेएस सिस्टम इनटू एफपीएस, क्योंकि फुट विल डिपेंड्स ऑन इंचेस एंड मीटर विल डिपेंड्स ऑन सेंटीमीटर। जब तुम्हारी स्केल तुम्हारे पास जब होती है तो एक साइड जो स्केल है उसमें एक साइड सेंटीमीटर होते हैं, एक साइड इंचेस होते हैं। और तुमने देखा होगा कि 30 सेंटीमीटर्स में प्रॉपर 12 इंचेस नहीं होते हैं, 12 इंचेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। किससे, 30 सेंटीमीटर से। तो एक स्पेशल इसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है कि मीटर और फुट के बीच क्या रिलेशन है, इंचेस के बीच क्या रिलेशन है, तब हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है,
तो ऐसा ही सिस्टम में एक यूनिट और होती है कि लेंथ को अगर हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो टाइम को आर में मेजर करेंगे। जैसे कि कई बार हमें जो गाड़ियों की स्पीड दी होती है वो किलोमीटर पर आवर में दी होती है ना, तो या तो किलोमीटर पर आवर में दी होगी या मीटर पर सेकंड में गिवन होगी। इसलिए ध्यान रहे कि टाइम को कभी भी मिनट में यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ हम लेंथ को किलोमीटर में यूज कर रहे हैं तो जो टाइम है, ठीक है, उसको हम आर में यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने पढ़ा कि यूनिट क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। अब हमने यूनिट तो पढ़ लिया, लेकिन कौन सी यूनिट कहां पर हम यूज कर रहे हैं वो भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा। दैट इज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है चॉइस ऑफ, मतलब कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। मान लिया हम साइज तो इस पेन का मेजर कर रहे हैं और यूनिट यूज कर रहे हैं कौन सी, किलोमीटर, तो क्या ये सुटेबल होगा, नहीं। इसको हम सेंटीमीटर में डिफाइन कर सकते हैं ना, तो इसकी लेंथ किसमें होगी, सेंटीमीटर में। मान लिया मैं एक वायर की थिकनेस बता रहा हूं और उसको किलोमीटर में बता रहा हूं, तो वो वहां पर सुटेबल नहीं होगी ना। इसलिए हम क्या, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। जिस चीज का हम साइज मेजर कर रहे हैं, जिस चीज का हम मास मेजर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग या जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट साइज की यूनिट हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। इस यूनिट को हम एक्यूरेटली डिफाइन कर पाए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, ठीक है। उनको हम एक्यूरेटली डिफाइन कर पाए, ये भी होना जरूरी है। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। यूनिट को हम इजीली एक्सेस कर पाए। ऐसा नहीं है कि जो यूनिट हम जानते ही नहीं, मतलब एक तरीके से टिपिकल यूनिट हमने यूज कर दिया, तो उसके लिए हमें ऐसा भी कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। हम वो यूनिट यूज करेंगे जिसको हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। मान लिया हमने इसका साइज फुट में लिख दिया, इंचेस में लिख दिया, तो उसको हम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ना, और उसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल को जब तक हम उसको मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों, हमें एमकेएस में सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। तो ठीक है, इस चीज के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, आसानी से हम उसको एक्सेस कर पाए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई यूनिट है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ अगर कोई यूनिट चेंज हो रही है तो उसको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम वही यूनिट सिलेक्ट करेंगे जो फिक्स्ड होती है, जैसे कि मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो उनको हम टाइम के साथ ऐसा नहीं कि वो चेंज हो रही है, ठीक। इट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस, मतलब यूनिट पर फिजिकल कंडीशन का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। या यूनिट फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, विंड स्पीड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों पर क्वांटिटी कोई भी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब भी हम कोई भी यूनिट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम एमकेएस सिस्टम ही हर जगह यूज कर रहे हैं, सीजीएस क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सीजीएस में पहली चीज तो स्मॉल सिस्टम है, दूसरा हम उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं हर जगह। इजीली एक्सेस करने का मतलब है अगर उसमें हम चीजों को डिफाइन करेंगे, मान लिया हमारे पास 100 किलोग्राम वेट है, उसको हम इसमें ग्राम में डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी ना उसमें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब 5 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम छोटी यूनिट यूज ना करके, हाँ, जहां हम छोटी सिस्टम में काम करेंगे वहां हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आंसर एमकेएस में पूछा है या सीजीएस में पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट के बारे में मैं पहले बात कर रहा हूं, तो फंडामेंटल यूनिट से पहले क्वांटिटी आएगा, तो हम पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are depend only its own, जो केवल अपने आप पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है। ये तीन तो हम जानते हैं, लेंथ,
मास और टाइम किस पर डिपेंड करता है, केवल अपने आप पर डिपेंड करता है। लेंथ को डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मास को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो केवल अपने आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। एक और बची है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। So these are the 7 fundamental quantities and these are also known as base. These are also known as base quantities. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, जिनका केवल अपना एग्जिस्टेंस होता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब लेंथ जानते हो, मास जानते हो, टाइम जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट जो वायर में फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट होगा, टाइम में पढ़ के आ रखे हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर जानते हो, केल्विन या थीटा में, केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक सीएफएल है, ठीक है, वो कितनी इंटेंसिटी की लाइट जनरेट कर रही है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे कि जब तुम कोई भी बल्ब लेने जाते हो या सीएफएल लेने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है, तो ल्यूमेन लिखा रहेगा, LUMEN, या कैंडेला, या फिर कैंडेला को सीडी भी लिख देता है। तो ये किस चीज का इंडिकेशन है कि जिसके पास ल्यूमेन ज्यादा होगा, जिसके पास कैंडेला ज्यादा होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो एक 5 वॉट की सीएफएल है, एक 20 वॉट की सीएफएल है, दोनों में अंतर किस चीज का है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जानते हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है 9th क्लास में, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की क्वांटिटी को मोल में डिफाइन करता है। ये तो हो गई क्वांटिटी। अब बात करते हैं यूनिट्स की। ठीक है, यूनिट्स क्या, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, इसको एम लिख देंगे, इसको केजी लिख देंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, इसका सिंबल एस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे, इसका सिंबल ए आ जाएगा, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, इसका सिंबल के आ जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किस में मेजर करेंगे, कैंडेला, कैंडल से इसकी यूनिट आई है सीडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करेंगे। ठीक है, MOL, मैंने दो चीज लिखी है, MOL और MOL, जब हम सिंबल ही लिख रहे हैं तो उसको MOL ही लिखते हैं, और जब यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो MOL लिखा जाता है। ठीक है, ये तो थी हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। टू हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं और इसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, ये आ जाएगा RAD, ये आ जाएगा STRAD। ठीक है, उसको रेडियन में मेजर करते हैं और इसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, इसको SR भी लिख दिया जाता है, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हो गई, फंडामेंटल यूनिट भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी वही क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगी। लेकिन अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनती है ना, वो क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किससे मिलकर बना है, दो क्वांटिटी से बना है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के कौन बना है, स्पीड, और इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड। ठीक है,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, a इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी किससे मिलकर बना है, लेंथ और स्क्वायर ऑफ द टाइम। ठीक है, टाइम की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सब क्वांटिटीज क्या हो जाती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड थ्रू fundamental quantities and the units of derived quantities are known as यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही है, यहां तक हमारा केवल यूनिट्स के बारे में हमारा कवर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लेंथ, मास, टाइम, 1 मीटर, 1 रेडियन, ठीक है, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 कैंडेला, 1 मोल, मतलब इन सबकी डेफिनेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और भी थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल में हम चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स।